प्रदेश में सियासतदां के लिए रविवार का दिन खास रहेगा, लेकिन किसकी मेहनत खाएगी काम, किसको मिलेगा वनवास। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में आसाम और पुडुचेरी में बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन सबसे दिलचस्प नतीजे होंगे पश्चिम बंगाल के, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। प्रदेश के लोगों की नजर दमोह पर होगी और बीजेपी तो सभी चुनावों में जीत के प्रति आशान्वित नजर आ रही है। ये अनुमान क्या है, स्पष्ट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है बंगाल। ठीक है ना, करता होगा। अब क्या ज्यादा देर रह गई है, कल की बात है, कल अपन फिर मिलते हैं दोनों भाई। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, इन राज्यों के चुनाव हो या दमोह विधानसभा का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तौर पर मेहनत की है। निश्चित तौर पर जनता आशीर्वाद देगी। परिणाम से पहले जो पूर्वानुमान सामने आए हैं उन पर गौर करें तो 5 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कहीं भी ठीक नहीं। तमिलनाडु में जरूर डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन काम आ जाए, लेकिन कांग्रेस की नजर तो भाजपा पर है। 1.5-2 साल में कोई काम किए नहीं उन्होंने, एक निगेटिव इमेज उनकी वहाँ रही है और दूसरी जनता परेशान थी इस कोरोना काल में वहाँ चुनाव पड़ा गया। मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ नेता नहीं पहुँचे और सब नेता और वहाँ की जनता लगातार संक्रमित हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। चुनाव परिणाम आने में अब कुछ घंटे बाकी। जाहिर है बीजेपी टीएमसी के लिए रात नींद उड़ाने वाली होगी, लेकिन कोरोना महामारी के बीच किसको आशीर्वाद मिलेगा, इसका इंतजार हर किसी को। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है क्या होगा परिणाम, इस पर बात करेंगे। उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम में होंगे तब्दील? क्या सोनार बांग्ला के नारे के सहारे बीजेपी की होगी नैया पार? क्या ममता बनर्जी के मां माटी मानुस के नारे को लगेगी बांग्ला मोहर? क्या दमोह में राहुल लोधी के बिजी रथ को रोक पाएंगे अजय टंडन? चलिए इसी खास बिंदु पर हम चर्चा करेंगे आज और समझेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय समिति में कई जिम्मेदारी निभाने वाले चेतन सिंह। कांग्रेस से रहेंगे मिथुन अहिरवार, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और साथ ही सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चेतन जी, एग्जिट पोल बहुत अच्छे नहीं है, हालांकि असम में आप सरकार बना रहे हैं ऐसा एग्जिट पोल ने कहा है। पुडुचेरी में भी थोड़ी स्थितियां ठीक दिखाई दे रही है, पर जो सबसे दिलचस्प है वो पश्चिम बंगाल है। दमोह की बात तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि नजर तो पश्चिम बंगाल पर बहुत ज्यादा देश भर की। कहां देख रही भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे उसके अनुरूप होंगे या मानकर चल रहे हैं कि सरकार बनाने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अपने एग्जिट पोल पर चुनाव लड़ रही है। हम बाकी एग्जिट पोल पर जो विषय है वो हमारे पक्ष में भी है, एक दो हमारे विरोध में भी है, उस पर नहीं जाना चाहते। पार्टी का अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएगी। 165 से लेकर के 195 का आंकड़ा है। मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी के दिशा निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा है और उस किले को सजाने की तैयारी जो माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने की है, निश्चित रूप से हम इस बार बंगाल की ममता बनर्जी को भेज करके निकलेंगे और वहां पर एक स्वच्छ, निष्पक्ष, अच्छी सरकार बने, इस बात को लेकर के हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और सोनार बांग्ला का जो हमारा नारा है, हम चाहते हैं कि कम से कम पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश के तर्ज पर नहीं, बंगाल के तट पर विकसित हो। बंगाल के लोगों की जो आवश्यकता है, बंगाल के लोगों को उनका अधिकार मिले, विकास की जो उनकी उम्मीदें हैं वो मिले, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिले। और अब तो कितना, मनोज भाई, कितना समय बचा है? बस आप समझ लो चंद घड़ियों की बात है। रात को सोएंगे, सवेरे से परिणाम आना चालू हो जाएगा। इसे कहते हैं रात कत्ल की है। नए इसे कहते हैं रात कत्ल की है। नहीं, कोई कत्ल की रात नहीं है।
जो आप जमीन पर बोओगे वही तो काटोगे। पश्चिम बंगाल, आसाम, पांडिचेरी, निश्चित रूप से तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। तमिलनाडु में हम गठबंधन में हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी की उतनी संभावना नहीं है कि हम सरकार बनाने की सोचें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई थी कि कम से कम हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का सिंबल है पहुंचे। और एक बात आपको बताना चाहूंगा अब से ही कि केरल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक बंधुओं के बीच में अपनी पैठ बनाई और खासतौर से ईसाई बंधुओं के बीच में, और बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोगों का वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। ये आने वाले नतीजे बताएंगे। चलिए, ये सब आपके लिए प्लस होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि यदि आप केरल में जहां हैं वहां से जितनी भी सीटें हो, अब कह तो नहीं सकते, वैसे तो 3-4 सीट बताए रहे थे एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा था, लेकिन यदि वहां आप प्रवेश भी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत दिख रही है और ये आप लोग का रहा है। लेकिन मिथुन जी, कांग्रेस का तो अपना एक वर्चस्व रहा है देश की राजनीति में, और राज भी है, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो चुनाव है 5 राज्यों के, पौंडुचेरी में आपकी सरकार थी, बाद में जो भी हुआ अब वो चर्चा में आ जाएगा। असम में भारतीय जनता पार्टी की जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि शायद वापसी होने जा रही, निश्चित रूप से जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कई बार पूर्वानुमान गलत भी होते हैं। पश्चिम बंगाल में आपके नेता ने वापसी कर ली ये कहकर कि वहां कोरोना है। कहां देख रही है कांग्रेस अपने आप को? देखिए, कांग्रेस हमेशा विषयों और मुद्दों की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जात, धर्म, नागरिकता ऐसी चीजों की राजनीति करती है। और आपने देखा होगा कि इन 5 राज्यों के जो मुद्दे थे, तो तमिलनाडु में जहां भारतीय जनता पार्टी ने मनुस्मृति का मुद्दा उठाया, वहीं असम में इन्होंने एनआरसी का मुद्दा उठाया, केरल में इन्होंने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, बंगाल में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया, और पौंडुचेरी में आप जात धर्म के ज्यादा नाम पर कुछ कर नहीं सकते, इसलिए वहां इन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। वहां का चुनाव एक तरीके से बाय में इन्होंने दिया। हमारी जनता से ये मांग थी कि इस समय जब पूरा देश एक बड़े क्राइसिस में है, 1 साल एक बड़े पैंडेमिक को हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ उम्मीद थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर के इतनी आतुर थी कि हर जगह इन्होंने कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं किया, कहीं प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, केवल लोगों को उद्वेलित करने वाले मुद्दे ये उठाते रह गए। और जनता कहीं हॉस्पिटल की लाइन में लगी थी, कहीं शमशान की लाइन में लगी थी, कहीं ऑक्सीजन की लाइन में लगी थी, कहीं वो रेमडेसिविर की लाइन में लगी थी, कहीं वो वेंटिलेटर की लाइन में लगी थी। तो वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर रहे थे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी कॉन्क्रीट कोई मदद उनकी कर पाएगी, वो तो कर नहीं पाए। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने वादे बड़े अच्छे किए। हमारे प्रधानमंत्री जाकर के बंगाल में बोल करके आए कि पूरे बंगाल को हम रोजगार दे देंगे अगर बंगाल में सरकार में आए। अरे साहब, पूरे देश को आपने दे दिया क्या रोजगार? पूरे देश से लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, बंगाल में जाकर के ये बोल रहे हैं हम आएंगे तो रोजगार देंगे। यहाँ हमारे डबल इंजन की सरकार होगी। हमने डबल इंजन की सरकारें देखी है, लोगों को लाश जलाने को नहीं मिल रही है जहां जहां इनकी डबल इंजन की। लेकिन क्या इन सब बातों को वहां की जनता समझ पा रही होगी? देखिए, ये जनता को इस बात का निर्णय करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जनता की क्या सोच है वो चुनाव परिणामों में परिलक्षित होती है, और चुनाव परिणामों के आधार पर ये लोग आकलन करते हैं जनता किसके साथ में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विषय मुद्दे रखे हैं, यदि जनता वहां पर उन पर उद्वेलित हुई तो शायद इनकी बात सुने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में जहां हर घर में एक मरीज है, ऐसे समय में लोगों को जात धर्म के मुद्दे बहुत ज्यादा अपील करेंगे। मुझे उम्मीद है विषयों मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी, और मुझे उम्मीद है 5 के 5 राज्य में, जैसे कि 2018 के चुनाव में हुआ था, 3 राज्यों में हम जीते थे भाजपा, और 2 राज्यों में हम हारे थे। 5 राज्यों के जो चुनाव थे, भाजपा 5 के 5 में हारी थी। तो इस बार भी यही उम्मीद की जा सकती है, जनता 5 में भारतीय जनता पार्टी की हार को सुनिश्चित करेगी। चलिए, जनता तय करेगी सुरेश शर्मा जी। लेकिन ये तो सच है, जो भी जिस पार्टी का है, मिथुन अहिरबार जी यदि कांग्रेस से बैठे तो वो अपनी बात करेंगे, चेतन जी भारतीय जनता पार्टी से है तो वो अपनी बात करेंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो बड़े दिलचस्प भी है, वो धड़कने बढ़ाने वाले हैं सभी के लिए। और आज की रात तो निश्चित रूप से कोई माने या ना माने, उन बड़े नेताओं के लिए तो कत्ल की रात होगी जो कई दिनों से मेहनत करते रहे, खासकर पश्चिम बंगाल में। मुझे ये लगता है कि जो चुनाव परिणाम कल आने वाले हैं उनके बारे में लगभग दृष्टिकोण साफ है। बंगाल जो है वो उलझा हुआ है, पेच है उसमें,
कि किस करवट ऊंट बैठेगा, लेकिन जो एग्जिट पोल हैं वो सब ममता बनर्जी की सरकार बता रहे हैं। और दूसरा, यदि आसाम को देखते हैं और पांडिचेरी को देखते हैं तो वहां बीजेपी की सरकार बनाए जाने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार पांडिचेरी में तो बीच में ही बन रही थी, लेकिन तमिलनाडु में 10 साल से निरंतर जो है AIADMK की सरकार है, इसलिए उसमें एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा मामला रहेगा और हो सकता है कि वहां कुछ उलटफेर हो जाए। जहां तक केरल का प्रश्न है तो मुझे जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं और हमारे लोगों से भी जो मैं बात करता हूं, तो मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी कुछ सीटें अपनी बढ़ा सकती है। पिछली बार 1 सीट थी, इस बार वो ज्यादा संख्या हो सकती है। संख्या अभी किसी के द्वारा बताई नहीं जा रही है जी जी, क्योंकि बौद्धिक स्तर के लोगों का जो है बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ा था। और पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कांग्रेस जो है वो 5 ही स्थान पर एक पिछड़कू पार्टी के रूप में रहने वाली है, उसका अपना जनाधार नहीं है। और आसाम में जरूर उसकी शक्ति जो है और क्या होता है परिणाम, एग्जिट पोल से उलट होता है कि नहीं होता है, इस पर हम सब लोग कल नजर डालेंगे। लेकिन कांग्रेस के बारे में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि उसके नेताओं के द्वारा ऐसे कोई प्रयास एफर्ट्स करे ही नहीं गए पूरे 5 राज्यों के चुनाव में कि उनको सरकार बनाने के लिए कहीं मशक्कत करते हुए वो दिखे। वो तो उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था और पूरा का पूरा चुनाव जो है वो, अब आप लीपापोती के लिए ये कह सकते हैं कि कोरोना में ये लोग ऐसा कर गए और हम लोग नहीं कर पाए, हमने कोरोना के लिए, तो मुझे ये लगता है कि ये जो है आत्मरक्षा के लिए एक दिए जाने वाला तर्क है। लेकिन ये बात बिल्कुल उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसा कांग्रेस के लिए मैं कह रहा हूं, वैसी ही बीजेपी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि यदि पश्चिमी बंगाल में इतनी ताकत झोंकने के बाद भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं बनती है तो बीजेपी को अपनी रणनीति पर आत्ममंथन करना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जी चेतन जी, ये खैर अभी तो वही कहेंगे आप जो चल रहा है, थोड़े घंटे कुछ घंटों का इंतजार है, लेकिन मिथुन अहिरवार भी बात कर रहे थे, आप लोग जो राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, धर्म और संप्रदाय जाति बात आ जाता है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो चुनाव के परिणाम है ये सियासत में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें पश्चिम बंगाल में आपने प्रवेश किया है, बहुत मेहनत की है, आंकड़े जो भी कहे, पूर्वानुमान जो भी कहे, लेकिन आपकी मेहनत वहां रंग लाएगी, इसलिए कि पहले से ज्यादा सीटें वहां बढ़ने वाली, पहले आपके पास कुल 3 सीटें रहा करती थी और एक इजाफा उसमें होगा। लेकिन यदि ऐसा होता है तो फिर कई तरह के सवाल केंद्र में और बाकी जगह उठेंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। देखिए मनोज जी, देश में आज राजनीतिक हकीकत को भी हमको समझना होगा। कांग्रेस 125 साल 150 साल पुरानी पार्टी, आपने जितनी देर कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा, उनके पास शब्द नहीं थे अपनी पार्टी का वर्णन करने, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात करें। तो आज भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक पटल पर राजनीतिक और सामाजिक रूप से आप उसको याद करोगे, आपकी मजबूरी बन गई। आपकी पार्टी का कॉन्फिडेंस, आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास बोलने कुछ बचा नहीं। आपने खुद सुना होगा, ये तथ्य आपके सामने सारी चर्चा का। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का मामला है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 3 स्थानों पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार हमारी बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा के बिना कोई भी राजनीतिक दल आज की तारीख में इस देश की, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं होगा। एक चर्चा ये भी है कि पश्चिम बंगाल में 10-12 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, ऐसी चर्चा थी उसमें, और यदि वो 10-12 सीट आती है और मान लीजिए आप ठीक स्थिति में है भी, तो फिर दिक्कतें आपके लिए वहां महत्वपूर्ण हो जाएगी कांग्रेस टीएमसी के साथ। देखिए मनोज जी, जो हमारे पास फीडबैक है, जो पार्टी की नीति है, रणनीति है, हमने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बेस्ट रणनीति पर काम किया है और मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी राजनीतिक परिस्थितियां कम से कम पश्चिम बंगाल में देखने को हमको नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने दम पर क्लियर कट मेजॉरिटी के आधार पर बनेगी, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की चुनाव की रणनीति थी, जिस प्रकार की आक्रामकता थी, निश्चित रूप से आप कल्पना करिए ना, हम कहाँ 3 सीटों पर थे इससे पहले और आज कहाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन इस पश्चिम बंगाल में, इसमें कोई शक नहीं है, आपने प्रवेश तो हर जगह किया। मिथुन जी, सवाल यही है, कांग्रेस की जब बात आती है तो हम भी इस बात को स्वीकार करते कि भारतीय जनता पार्टी भले कहती रही हो कि कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा, या जिस तरह की बात है पूरी तरह खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं हिंदुस्तान में।
यहाँ लोग भी चाहेंगे कि एक सशक्त विपक्ष दिखाई देते रहे हर राज्यों में। लेकिन जो स्थितियां कांग्रेस की रही थी, आप भी अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी की बातें ज्यादा कर रहे थे, ये बात भी सच है, तो चर्चा में तो आई गई है भारतीय जनता पार्टी, यानी कांग्रेस के लोग भी, आप जैसे लोग भी बात करते हैं, आप बहुत समझदार हैं। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस आज यहां आकर खड़ी हो गई कि हमसे ज्यादा बीजेपी की बात करना पड़ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार से सवाल पूछें, तो ये हमारी घबराहट को नहीं दर्शाता, हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है कि विपक्ष के रूप में हम सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग 7 साल सरकार चला चुके हैं, वो यदि आज भी कांग्रेस का नाम लेते हैं, विपक्ष में जो पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि घबराहट सरकार में है, जो कांग्रेस का नाम लिए बिना एक दिन नहीं चल सकती। अभी कॉन्फिडेंस की बड़ी बात कर रहे थे हमारे साथी, उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़ा कॉन्फिडेंस है, हम लोग जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो इनका ये है कि वो अमित शाह जो बंगाल में नारा देकर के आए थे, अब की बार 200 बार, इनके राष्ट्रीय महासचिव कल कह गए कि हम 200 सीटें नहीं ला पाएंगे, चेतन जी कह गए कि हम 165 सीटें लाएंगे। तो इनका कॉन्फिडेंस तो हर जगह झलक रहा है। 195 सीटें जी। ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी दिन एक देश एक भाषा की बात नहीं की। ये जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात करते थे, इन 5 राज्यों में एक भी बार इस बात को इन्होंने नहीं किया कि इनको पता है ये 5 के 5 राज्य मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य नहीं है। ये वो राज्य हैं जहां की अपनी संस्कृतियां, जहां की अपनी भाषाएं, जहां के अपने मुद्दे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उस राजनीति को कुछ समय के लिए पॉज कर दिया। जहां तक इनके उभार की बात, अब ये तो रणनीति का हिस्सा है कि जहां गए वहां की रणनीति को अपना लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो बीजेपी करती रही है जी। नहीं, ये करती रही है, लेकिन जो असल विषय मुद्दे होते हैं, जैसे बंगाल की चुनाव ले लें, असम की बात कर लें, एनआरसी का बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया। इन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। असम चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश चले जाते और वहां जाकर के बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उन्हें याद नहीं आता। वहां शेख हसीना जी की तारीफ में वो कसीदे पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये जनता के सामने धीरे धीरे आ रही। केरल को लेकर के इन्होंने कहा कि केरल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे पत्रकार साथी ने भी कहा कि बहुत बड़ा एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है इनके साथ आ रहा है। ये सच्चाई तो इनके कोची के सांसद ने स्वयं कही, इंटरनेट पे अवेलेबल है उनका बयान। उन्होंने कहा क्योंकि केरल में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, वहां लिटरेसी 90% से ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां राइज नहीं कर रही है। चेतन जी स्वयं कह रहे हैं कि हम केवल 3 राज्यों में सरकार बना पाएंगे। एग्जिट पोल को लेकर के मेरा कहना है, एग्जिट पोलों का एक अपना तरीका होता है, लेकिन जितने एग्जिट पोल्स मैंने देखे हैं उसमें जो सैंपल साइज है, करीब 35,000 लोगों का सैंपल उन्होंने लिया है। ये एक विधानसभा को भी डिफाइन नहीं कर पाएगा गारंटी से कि कितने लोग किस चीज के पक्ष में। ये जो राज्य हैं, ये ऐसे राज्य हैं जहां मुख्य रूप से विषयों और मुद्दों के आधार पर चुनाव होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक उद्वेलित करने वाली राजनीति वहां लाने की कोशिश की, लेकिन मुझे उम्मीद है जनता विषय मुद्दों के आधार पर चुनाव करेगी और सही सरकार। कांग्रेस कहां रहेगी इतना बता दीजिए मुझे। कांग्रेस हर राज्य में सरकार बनाने की भूमिका में रहेगी। सरकार बनाने की भूमिका में। चलिए सुरेश शर्मा जी, यहां तो पहुंच रही कांग्रेस की सरकार बनाने की भूमिका में रहेगी। नहीं, अच्छा है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता और क्या कहेगा। ये तो कह नहीं सकता कि हमारी कहीं भी सरकार नहीं बन रही। तो मुझे तो अच्छा है कि, और मिथुन जी तो समझदार हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, और मुझे लगता है यही बोलना चाहिए, और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कोई बुरा नहीं है। लेकिन एक बात मैं अपनी तरफ से दूसरे एंगल से कहना चाहता हूं कि इस देश में बार बार ये कहा जाता है, सभी राजनीतिक दल के लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति करती। देखिए मनोज जी, धर्म के आधार पर राजनीति करने की पुरानी परंपरा रही है। आप मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्यों करते रहे? इसलिए करते रहे कि वो इकट्ठे होकर के आपको वोट डालते थे। 2014 में इसका प्रतिध्वनि के रूप में एक स्थिति सामने बनी कि हिंदू वोट बैंक भी तैयार हो गया। अब आप हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करिए, तो आपको किसने रोका है? आप हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कभी जनेऊ ऊपर पहनते हैं, कभी नीचे पहनते हैं, कभी तिलक लगाते हैं, कभी गोत्र बताते हैं। क्या आवश्यकता है ममता बनर्जी गोत्र बताने की? तो ये सब चीजें इसलिए है कि आप जो है दुर्गा पूजा रोकते हैं और आप जो है जुलूस निकलवाते हैं। जुलूस निकलवाने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन दुर्गा पूजा और ये दोनों साथ क्यों नहीं जा सकते? तो ये जो हमने भेदभाव पैदा कर दिया, आप दलितों की पॉलिटिक्स अलग से करते रहे, आप जो है पिछड़ों की पॉलिटिक्स फिर अलग से जो है मंडल कमीशन के रूप में और इन सब की एक पॉलिटिक्स शुरू करते रहे।
यदि इस बीच में इस देश में समग्र हिंदुत्व की पॉलिटिक्स यदि कहीं होने लग जाती है तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि एक बड़ा समुदाय देश में इकट्ठा हो रहा है। तो ये हो सकता है ये प्रतिक्रिया के रूप में गलत पड़े। और मैं हमेशा एक बात मनोज जी कहता हूं जो बहुत मार्के की और रेखांकित करने वाली बात है कि जब देश का विभाजन हुआ था उस समय बचने वाला मुसलमान भारतीयता को मानने वाला मुसलमान था। फिर जो है ये इतनी बड़ी संख्या में कट्टरपंथी कहां से आ गए? क्योंकि बाद की पैदाइशों में वही कट्टरपन आ गया जो खतरनाक है इस देश के लिए। इसलिए ये सारी चीजों पर तो आपको मंथन करना ही पड़ेगा। ठीक है। क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में आप ये कह सकते हो कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए? सर इसलिए नहीं गए क्योंकि वो भारतीयता के पक्षधर थे, भारत की नीतियों के पक्षधर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो महात्मा गांधी की नीतियां थी उनके पक्षधर थे। मुझे लग रहा है सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी चौथी पीढ़ी आकर के कहां खड़ी हो गई? वो कठमुल्लाओं के गोद में क्यों बैठे हैं सारे लोग? ये जो परिस्थितियां, इन परिस्थितियों पर गहन मंथन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स करने की स्टाइल हो या फिर किसी और की, ये सारे के सारे मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। इनको समझ में आ गया कि परिवर्तन की स्थिति बन रही है, जो लोगों के मन में विचार आने लग गए हैं, तो आप जो है फिर गोत्र बता रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां बड़ी भिन्न है। चलिए बिल्कुल। मैं केरल के बारे में बहुत दो टूक बात कहना चाहता हूं। आप देखिए साहब, बुद्धिजीवियों का कोई विषय नहीं है। जो अल्पसंख्यकवाद है, उस अल्पसंख्यकवाद के कारण जो है वहां प्रवेश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को दिक्कत हुई थी, और अब जो है आरएसएस का वहां काम बढ़ा है, इसलिए जो है केरल के अंदर भी कहीं न कहीं रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सर बिल्कुल सर, समय की वो है। अंतिम प्रतिक्रिया आप तीनों से छोटी 30 सेकंड में लूंगा। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मिथुन जी आपसे भी, आप पूरी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं इस पर जाऊंगा कि ये तो हो गई बात, उपचुनाव भी है कल और दमोह भी है, मध्य प्रदेश में बैठकर अंतिम चर्चा उस पर भी हो जाए। छोटी प्रतिक्रिया चेतन जी, कहां दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? वोट ऑफ परसेंटेज वहां कम रहा है, 72% था 2018 में और 59% रहा। देखिए मनोज जी, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्ट वोटों से जीतेगी और इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की, संगठन की जीत है। कांग्रेस ने जितना भी भ्रम दुष्प्रचार करने की कोशिश की, जनता उसका जवाब देने की तैयारी है। कल सारे जवाब आ जाएंगे। लेकिन दूसरा फैक्टर तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि हमें लग रहा है बीजेपी ने जितना गांव पर काम किया शहर पर नहीं किया, और बीजेपी ये समझ रही थी। ऐसा है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जनता ने अपने आप को खड़ा कर लिया है। तो जिनकी नीतियों के साथ जनता का जनादेश और समर्थन हो, उस पार्टी का भविष्य बहुत आगे जाता है। जी। और जिन लोगों ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश की, वो दुष्प्रचार ही करते रह जाएंगे। जी मिथुन जी, दमोह का दंगल। बिल्कुल, दमोह का उपचुनाव जो है उसकी जो वोटिंग हुई है वो 17 तारीख को हुई है, और 7 अप्रैल को सागर में 4 लोगों की ऑक्सीजन से कमी हुई, 8 अप्रैल को 10 लोगों की हुई, 15 अप्रैल को जबलपुर में 5 लोगों की हुई, 16 अप्रैल को शेड्यूल मेडिकल कॉलेज में 16 लोगों की हुई, और हमीदिया अस्पताल से 860 रेमडेसिविर के इंजेक्शन चोरी हो गए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दमोह की जो जनता है वो इस सबको देख करके गई है। वही दमोह जिसमें शिवराज जी निकल करके कह रहे थे अपने घरों से निकलो, कोरोना कुछ नहीं होता। 17 तारीख को वोटिंग होती है, 18 तारीख को प्रहलाद पटेल जी वहां ऑक्सीजन मांग रहे लोगों को 2 थप्पड़ मारने की बात कहते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, ये जनता के आज सामने है। दमोह में भी यही परिस्थितियां रही है, कोई स्वास्थ्य सेवा वहां तक पहुंची नहीं, कोई प्रशासनिक व्यवस्था वहां तक पहुंची नहीं। दमोह के जो अभी जो दल बदलू विधायक हैं वो पार्टी को अपनी मां कहते थे, मां के साथ जिस व्यक्ति ने गद्दारी करी वो व्यक्ति गद्दारी लेकर के वहां गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माकूल जवाब दमोह की जनता देगी, ऐसी हम सबको उम्मीद है। जी सुरेश शर्मा जी, दमोह पर हम कई दफा चर्चा किए, लेकिन जो परसेंटेज है वो कम रहा था, और निश्चित है कि दमोह का जो भी चुनाव होगा, जो भी परिणाम, देश की बात करें हम 5 राज्यों की या दमोह की, ये सियासत में एक अलग तरह की इबारत लिखेंगे, अलग तरह के समीकरण दिखाई देंगे जैसे ही परिणाम हमारे सामने होंगे। देखिए मनोज जी, दमोह के बारे में जो मेरा आकलन है वो ये है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन और कोरोना की अव्यवस्थाओं के बीच में द्वंद्व है। कौन जीतता है ये समझ में आ जाएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उसका प्रबंधन चुनाव जीतेगा, और वरना कोरोना की अव्यवस्थाएं जो है वो कितना घातक होती हैं ये कल के चुनाव परिणाम के बाद समझ में आएगा। अभी ये तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आशाएं ज्यादा हैं,
लेकिन कोरोना का जो प्रभाव है, मिथुन जी की राय से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कोरोना का जो प्रभाव है उसका कितना जो है असर हुआ है। और एक चीज जरूर मुझे माइनस दिखती है कि कांग्रेस जो है यहां बैठ करके तो बोल सकते हैं टीवी पर 17 को ऐसा हुआ, 8 को ऐसा हुआ, 9 को ऐसा हुआ, लेकिन जो नेतृत्व है वो जाकर के, क्योंकि नेतृत्व की जबान मेरे ख्याल से खुल नहीं रही थी पूरे दमोह चुनाव में। जो एक्टिविटीज होना चाहिए, जिस तरह की बातें होना चाहिए थी, वो लगी नहीं। और मुझे ऐसा लगा कि नेतृत्व जो है वो पहले ही हार मान चुका था। ये तो कोरोना के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से जो है कुछ उम्मीदें जगने जैसी आशाएं देख रहे हैं, वरना ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन द्वंद्व होगा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रबंधन का और दूसरा जो है कोरोना की अव्यवस्थाओं के बीच का। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। द्वंद्व तो आज सभी तरफ चल रहा है, द्वंद्व भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी होगा, द्वंद्व टीएमसी के भीतर भी होगा कि आखिर रविवार को होगा क्या। आज की रात नींद आने वाली नहीं है नेताओं को। बात दमोह की करें या बात बाकी 5 राज्यों की करें, एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, एग्जिट पोल ये भी दिखा रहे थे कि टक्कर हर जगह है, लेकिन होगा क्या। जनता ने ईवीएम में किसकी किस्मत को बंद किया और कल किसकी किस्मत खुलेगी रविवार को, क्योंकि रवि का जो दिन है वो सूर्य का है। तो किसका उदय होगा, किसका सूर्य उदय होते दिखाई देगा, हमारी नजर उस पर रहेगी। पर आपको यदि चुनाव से जुड़ी खबरें देखना है या चुनाव से जुड़ी हर जानकारी को लेना है तो सुबह से रहेंगे हम आपके साथ। बने रहिएगा IND 24 पर। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत।